Hello and welcome to the lecture series of Analog Circuit. Today we will start feedback amplifier. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So we have taken one amplifier here. और एम्पलीफायर का एक काम क्या है कि अगर आप इनपुट साइड में कोई वोल्टेज लगाते हो तो आपको एक एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको आउटपुट में एक गेन मिलेगा. अगर इस तरह का कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको आउटपुट वोल्टेज दे दे, सो वी कैन से दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ एम्पलीफायर. तो यहाँ पे अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें इस एम्पलीफायर के ए को, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, बिकॉज जैसा कि ये इनपुट वोल्टेज ले रहा है, आउटपुट आपको वोल्टेज दे रहा है इन द एम्पलीफाइड फॉर्म. तो यहाँ पे जो ए रहेगा दैट इज़ ए वी, दैट इज़ अ वोल्टेज गेन, दैट इज़ वी नॉट बाई वी आर. और ये जो आपके गेन होंगे दैट इज़ ओपन लूप गेन होंगे. सो दिस इज़ ओपन लूप गेन. Now let us take the another scenario. तो यहाँ पे हमने एक एम्पलीफायर लिया है और एक हमने फीडबैक नेटवर्क लिया है. दिस फीडबैक नेटवर्क इज़ बेसिकली जो आपका बना हुआ है वो आपके RLC नेटवर्क से बना हुआ है. एक एम्पलीफायर अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनपुट सिग्नल को लेकर के वो आउटपुट में आपको एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ सिग्नल आपको प्रोवाइड कराता है. अभी हमने क्या किया है, इसमें एक नेटवर्क लगाया है इन बिटवीन इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ हम एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं. let us take the input signal is given as a Vi and we are getting output here V0. तो जो ये आपका एम्पलीफायर का आउटपुट है दैट विल बी ए इनपुट फॉर द फीडबैक नेटवर्क. तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे वो इस फीडबैक नेटवर्क का इनपुट है. तो यहाँ पे ये फीड हो रहा है दैट इज़ V0 and this is nothing but a output signal. अब जैसा कि एम्पलीफायर का आपका गेन यहाँ ए दिया हुआ है एंड यू ऑल्सो नो दैट अगर इसको एम्पलीफाई करना है तो दिस ए वी शुड बी ग्रेटर देन 1. जैसे कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ए वी, तो ए वी जो है एक से ज़्यादा होगा तभी हम इसको एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं. अगर ये एक से कम दे रहा है तो वो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, वो एक एटेन्यूएशन में काम करेगा. जो ट्रांजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं बिकॉज दिस ए वी वट एवर वी आर गेटिंग हियर इज़ ग्रेटर देन 1. अब जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने एम्पलीफायर जो है आपका एक एक्टिव एलिमेंट होता है और यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क है जो कि एक RLC नेटवर्क से बना हुआ है दैट इज़ एन पासिव एलिमेंट से बना हुआ है. तो जो पासिव एलिमेंट से जो बना हुआ है तो वो फीडबैक नेटवर्क का जो गेन होगा दैट इज़ बीटा विल बी लेस देन 1 बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एक्टिव एलिमेंट. तो यहाँ पे आप इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं इस फीडबैक नेटवर्क को V0. तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा बीटा इंटू V0. सो वी कैन राइट इट हियर, जो आपको VF वी कैन डिनोट इट हियर VF विल गेट हियर बीटा V0 because this network is in between the input and output side and इसका आउटपुट जो है वो इनपुट को फीड कर रहा है.
तो इसीलिए इसको हम फीडबैक नेटवर्क कहते हैं. दैट्स वाई वी हैव डिनोटेड दिस आउटपुट एज ए VF. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और निगेटिव है. अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो इसका जो एम्पलीफायर का इनपुट होगा वो इन दोनों का सम होगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, VI प्लस VF नेक्स्ट साइकिल में. और अगर यहाँ पे अगर निगेटिव होता है इस समेशन में, अगर आपका निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VI माइनस VF. तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एज ए समर सर्किट कर रहा है जो दो सिग्नल को या तो ऐड कर रहा है या तो सब्सट्रैक्ट कर रहा है. तो हमने यहाँ पे एक समर सर्किट लगाया हुआ है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, फीडबैक सिग्नल. सो वी कैन राइट इट हियर. आउटपुट में वी आर गेटिंग हियर इज अ फीडबैक सिग्नल. एंड this is VI minus VF, or we can write here VI plus minus beta V0. और हम इसे क्या कह सकते हैं, डिफरेंस सिग्नल. बिकॉज ये यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है ये इस इनपुट और जो फीडबैक सिग्नल है उसके डिफरेंस सिग्नल को हम फीड करा रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द डिफरेंस सिग्नल. एंड हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल. तो अब जो हम यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है V0, वो आपको किस इनपुट के रिस्पेक्ट में मिलेगा, VI प्लस माइनस VF और VI प्लस माइनस बीटा V0. तो यहाँ पे जो गेन आपको फर्स्ट स्टेज में जो मिल रहा था दैट वाज एन ओपन लूप गेन, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लूप आपका प्रेजेंट नहीं है और हम डायरेक्टली वी आर गेटिंग द आउटपुट. इनपुट फीड कर रहे थे और आउटपुट हमें मिल रहा था. यहाँ पे क्या है, हमने एक फीडबैक नेटवर्क को लूप में लगा दिया है. तो यहाँ जो आपको गेन मिलेगा दैट इज़ अ closed loop gain, and we denote this gain is as a AVF. So we can write here AVF is equal to V0 by VF, and this is a closed loop gain. So why we have written this AVF is a closed loop gain, because जो आपका इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हो और आउटपुट जो मिल रहा है वो आउटपुट आपके इस लूप में घूमने के बाद आपको आउटपुट मिल रहा है. फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि आपने इनपुट दिया और आपको बिना किसी लूप में आपका मूवमेंट के आपके आउटपुट मिल रहे थे, मतलब ओपन लूप गेन था. यहाँ पे आपने इनपुट यहाँ से आपने फीड किया और आउटपुट मिल रहा है और इसके बीच में आपने एक लूप लगाया हुआ है, दैट इज़ अ फीडबैक नेटवर्क लगाया हुआ है. तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं. इनपुट सिग्नल मिलने के बाद अगर इस सबसे इनिशियल स्टेज की बात करें, जब आप इनपुट देते हैं तो यहाँ पे ये VL जो है वो 0 होगा, बिकॉज आउटपुट विल बी अ 0. So this so input for the feedback network would be 0. So output of the feedback network would be 0. तो यहाँ first of all we will provide input signal, and once we will provide the input signal we will get the value of V0, that is the output signal. और जैसे ही हमको आउटपुट सिग्नल मिलेगा तब हमको जाकर के एक फीडबैक सिग्नल मिलेगा. तो this is the sequence for the feedback network. So we can write it here. First we will get the input signal, then
we will get output signal, and then we will get feedback signal. And then again we will get the input signal. तो यहाँ पे यही हो रहा है, पहले हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो फीडबैक सिग्नल मिल रहा है। और अब जो इनपुट इस एम्पलीफायर को मिलेगा दैट विल बी अ डिफरेंस सिग्नल ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट फीडबैक नेटवर्क का जो सिग्नल आपको आएगा। तो फर्दर वी कैन एनालाइज हियर, अगर हम इसका इस सर्किट का अगर हम जैसे गेन निकालना चाहें, लाइक वी हैव यहाँ हमने ओपन लूप गेन डिफाइन किया है, उस तरह से हम क्लोज लूप गेन को डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप ए को डिफाइन करना चाहें तो ए को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए एज ए वी नॉट बाई दिस सिग्नल, दैट इज द डिफरेंस सिग्नल, और वी कैन डिनोट इट एज ए different signal is the VD. So if it is VD, so we can write here A is equal to V naught by VD, and बीटा क्या हो जाएगा, बीटा का इनपुट क्या था V naught, and we were getting output VF, तो VF by V naught is equal to beta. This is the beta, and this beta is equal to output by input. We are getting VF as an output, and input here is the V naught, and we can write VD is equal to VI plus minus VF, and further from this signal we can write here V naught by A VD, or VD का value we can put it from here A VI plus minus VF, or we can write here A VI plus minus beta V naught, or we can write here V naught is equal to A VI plus minus A beta V naught। अब हम दिस टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो व्हाट वी विल गेट हियर, V naught यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस A बीटा V naught is equal to AVI, and we will get here V naught is common here, और हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, A VI बाई A सॉरी 1 माइनस प्लस बीटा A, और if we will write we want to write the gain of the closed loop gain that we have already defined here, that AVF is equal to V naught by VI, so we can write here V naught by VI is equal to A 1 minus plus A beta. So this is nothing but a AVF.
तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअली, तो अगर आपने जब यहाँ पे एक एम्पलीफायर सर्किट लिया था और यहाँ इनपुट लगाया आउटपुट लिया, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई। इन अदर सिनेरियो जब हमने एक फीडबैक नेटवर्क लगाया और उस नेटवर्क को आउटपुट और इनपुट के बीच में हमने फीड किया एंड यहाँ पे एक समर सर्किट लगाया, विद द हेल्प ऑफ समर सर्किट हमने इसमें या तो जो फीडबैक नेटवर्क से जो हमें आउटपुट मिल रहा था या तो इसको ऐड किया इनपुट सिग्नल के साथ या तो उसको सब्ट्रैक्ट किया इनपुट सिग्नल के साथ। तो हमें जो गेन मिला है वी नॉट बाई वी आई, दैट इज़ द क्लोज लूप गेन। वी हैव गॉट इट हियर ए बटा 1 माइनस प्लस ए बीटा। तो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो उसे हम बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं एंड वी विल गेट, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जन हो गया था, हमने यहाँ से प्लस माइनस को जो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे माइनस प्लस हो गया था। सो फॉर पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या आएगा आपका गेन ए बाई 1 माइनस ए बीटा। तो ये जो ए बीटा जो होता है वो 1 से कम होगा, तो जब 1 से हम ए बीटा माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे जो गेन का वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम फीडबैक यहाँ पे जो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो हमारा गेन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और अगर हम यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मीन्स इस फीडबैक नेटवर्क को अगर हम डिफरेंस सिग्नल फीड करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे इनपुट फीड होगा इस एम्पलीफायर को, दैट इज़ वी आई माइनस वी एफ, एंड वी विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ ए वी एफ इज इक्वल टू ए बाई 1 प्लस ए बीटा। तो ये 1 से बड़ा होगा एंड we will get the value of AVF is less than A, and A क्या है आपका, ये ओपन लूप गेन है। तो आपके ओपन लूप गेन से जो है आपका निगेटिव फीडबैक में आपका जो वैल्यू मिलता है वो लेस देन ओपन लूप गेन मिलता है। तो हम 1 by 1 देखते हैं इसको। सो दिस इज़ अ फीडबैक एम्पलीफायर को हम इसी तरह से हम 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम इसमें फीडबैक एलिमेंट को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ समर सर्किट तो वी विल गेट इट हियर द पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने इनपुट सिग्नल वी आई लगाया था, यहाँ हमें आउटपुट वी नॉट मिला, यहाँ वी एफ जो है दैट इज़ बीटा वी नॉट, एंड यहाँ पे जो सिग्नल हमको एम्पलीफायर में यहाँ पे हम फीड करा रहे हैं दैट इज़ वी आई, यहाँ ऐड हो रहा है तो ये प्लस वी एफ। तो यहाँ आपका गेन जो आएगा इस केस में वी नॉट बाई वी आई that is a by 1 minus a beta, and this will be greater than open loop gain। इसे हम रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं क्योंकि वो हर साइकिल में क्या हो रहा है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, आपका जो गेन है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आइडियल केस देखा जाए मीन्स ऐसे तो सर कुछ लॉसेस होता है जो कि इसको कॉम्पनसेट करता है, लेकिन अगर आप यू विल सी द आइडियल केसेस है तो एक साइकिल में आपका ये गेन इतना हुआ तो आउटपुट आपको मिलेगा वो एम्पलीफाइड वर्जन में मिलेगा, फिर ये आउटपुट इनपुट को फीड करेगा, इसका वैल्यू आपका हाई रहेगा इन प्रीवियस वाले वैल्यू से। अब क्या है कि ये फिर ये इसके साथ ऐड करेगा
तो ये वैल्यू जो प्रीवियस वाले वैल्यू से वो ज़्यादा होगा तो आपका आउटपुट फिर उस पिछले वाले साइकिल से ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्या है, आइडियली अगर देखा जाए तो ये बढ़ता रहेगा आपका गेन, जो कि एक मतलब अनबाउंडेड सिस्टम की और वो प्रोसीड कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे निगेटिव फीडबैक के बारे में देखें तो निगेटिव फीडबैक में हमें यहाँ V0 मिल रहा है, यहाँ हमने इनपुट सिग्नल लगाया एंड हियर वी गेट बीटा V0 एंड यहाँ वी हैव यहाँ समर सर्किट में हम इसको डिफरेंट कर रहे हैं सिग्नल को। सो हियर वी हैव Vi माइनस VL। So we will get the closed loop gain here, V0 by Vi is equal to A by 1 plus A beta। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्नल जो है गेन जो है आपको प्रीवियस ओपन लूप गेन से कम मिल रहा है, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1, और इसको आप निगेटिव फीडबैक या डिजेनरेटिव फीडबैक कहते हैं। And one thing you can write it here, that the feedback network is a RLC network. So feedback network is here. Feedback network is RLC network, and the value of A is greater than 1. Value of A is greater than 1 and value of B is less than 1 because it is made up of RLC, because the यहाँ पे कुछ लॉस होने के बाद ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम किसको कहते हैं? तो इन यूनिटी फीडबैक सिस्टम यू विल सी दैट अगर आपने यहाँ पे RLC नेटवर्क नहीं लगा करके आपने डायरेक्ट इसको इनपुट से आउटपुट को फीड कर दिया, एक क्लोज सिस्टम बना दिया विदाउट एनी RLC नेटवर्क, तो यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी अ 1, और कुछ नहीं है तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो बीटा इन दिस केस इज 1। तो हम यहाँ पे गेन लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट हियर, बीटा इज इक्वल टू 1। सो इन केस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक AVF is equal to A by 1 plus A, and in this case negative feedback AVF is equal to A minus A। अब जैसा कि हमने फीडबैक एम्पलीफायर को दो पार्ट में दो क्लासीफाई किया है, वन इज़ द पॉजिटिव फीडबैक एंड अनदर इज़ द नेगेटिव फीडबैक। एंड यहाँ पे अगर आप देखें कि गेन जो है दैट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो यहाँ गेन इंक्रीज़ हो रहा है, और जब गेन इंक्रीज़ होगा तो जो सिस्टम जो आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्टम जो होगा उसका स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगा, बिकॉज ये जो आउटपुट है वो आपका अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, मतलब वो हर स्टेज पे आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता जाएगा और किसी भी मतलब एक सिस्टम का एक अपना कैपेसिटी होता है कि वो मतलब उस एक लेवल तक ही चीज़ों को कर सकता है। तो इस एम्पलीफायर का भी एक अपना कैपेसिटी है जिसको एम्पलीफाई कर सकता है। अगर उससे आगे अगर आप चाहते हैं कि वो एम्पलीफिकेशन उसकी कैपेसिटी के आगे हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो सिस्टम को क्या है उसको वो डैमेज भी किया जा सकता है। तो वो सिस्टम क्या है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि अगर आप आउटपुट वहाँ से लेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो नॉन लीनियर आउटपुट देगा, ना कि लीनियर आउटपुट आपको प्रोड्यूस होगा। इन मीन्स मतलब ये है कि अगर आप कोई लीनियर और नॉन लीनियर से क्या रिलेट मतलब है कि अगर कोई आप इनपुट सिग्नल लाइक साइनोसाइडल देते हैं तो आफ्टर एम्पलीफिकेशन आपको आउटपुट जो है वो एक
कोसाइनोसाइडल सिग्नल ही मिलना चाहिए विथ एम्पलीफाइड फॉर्म, तभी हम उसको लीनियर सिग्नल बोल सकते हैं। अगर आपने इनपुट में कोसाइनोसाइडल सिग्नल लिया है और आउटपुट में आपको कोई ट्रायंगुलर वेव या स्क्वायर वेव आ जाता है, दैट इज़ नॉट अ लीनियर डिवाइस, हम उसको लीनियर डिवाइस नहीं कहेंगे। तो एम्पलीफिकेशन का सबसे बड़ा मतलब पर्पस यही है कि आउटपुट आपका लीनियर होना चाहिए। मीन्स अगर आप मान लीजिए कि आप एक एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए, तो उसमें अगर आपका सिस्टम जो लीनियर नहीं होगा तो आप जो बोलेंगे वो कुछ और ही आपको आउटपुट में मिलेगा, मतलब नॉइज़ मिलेगा। और सिस्टम अगर आपका लीनियर होगा तो वही जो आप जो बोल रहे हैं वो एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको वही वॉइस आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपका जो फेज है वो डिफरेंट मिले, बट फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी चेंज। तो यहाँ वी कैन राइट हियर gain decreases, stability, gain increases, stability decreases। और इन द सेम मैनर अगर आप निगेटिव फीडबैक में देखें तो यहाँ पे गेन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ द गेन यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। So further we can define the amplifier and feedback. So the process in which the some part of the output is feedback to the input is called the feedback। हमने यहाँ पे क्या किया था फीडबैक एम्पलीफायर में, हम आउटपुट का जो है वो एक फीडबैक नेटवर्क में हमने इनपुट फीड किया और वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है दैट इज़ अ फीडबैक आउटपुट मिल रहा है। एंड द एम्पलीफायर विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, और ये जो आपका सेटअप आपने बनाया है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फीडबैक सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द फीडबैक एम्पलीफायर। फर्दर हमने क्या डिफाइन किया था, टू टाइप ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर डिफाइन किया था। वन इज़ द पॉजिटिव फीडबैक, अनदर इज़ द नेगेटिव फीडबैक। द पॉजिटिव फीडबैक में क्या था, व्हेन सिग्नल सोर्स एंड फीडबैक सिग्नल आर इन फेज, मतलब हमने ऐड किया था यहाँ पे, तो वो सेम फेज में मतलब आप दोनों सिग्नल होने चाहिए। अगर एडिशन में आपके दोनों सेम फेज में अगर ऐड होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक। एंड व्हेन द सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर आउट ऑफ फेज, मतलब अगर आपका वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दोनों में रहता है तो क्या होगा, एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल को वो मतलब डिफरेंस करेगा, दैट फीडबैक सिग्नल, देन इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। सो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक जो है उसमें क्या हो रहा है, जो सोर्स सिग्नल है लाइक दिस इज़ अ सोर्स सिग्नल Vs, तो फीडबैक सिग्नल भी जो है आपके साइनोसाइडल सिग्नल ही होना चाहिए। तो इस केस में आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा, दिस इज़ फीडबैक सिग्नल। हियर इन नेगेटिव फीडबैक, अगर सोर्स सिग्नल आपका एक साइन वेव है तो नेगेटिव फीडबैक में जो फीडबैक सिग्नल हो वो क्या होना चाहिए, आपका रिवर्स साइनोसाइडल होना चाहिए, दैट इज़ लाइक दिस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो जो आपको इस पॉइंट पे मिल रहा था दैट इज़ ये क्या है आपका 100, अगर फेज शिफ्ट यहाँ पे देखें तो दिस इज़ 0 डिग्री एंड दिस इज़ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे आप व्हाट वी विल गेट हियर, द नेगेटिव फीडबैक। सेम फेज होगा तो पॉजिटिव फीडबैक। सो वी कैन राइट पॉजिटिव फीडबैक
and here we will get negative feedback. Now the next topic is the classification of amplifier. तो एम्पलीफायर को हम उसके इनपुट और आउटपुट में जो हमें प्राप्त हो रहा है उस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो देर आर 4 types of amplifier we can classify. One is the voltage amplifier, another one is the current amplifier, third one is the transconductance amplifier and fourth one is the trans resistance amplifier. तो अगर आप यहाँ पे देखें वोल्टेज एम्पलीफायर में जो आपका इनपुट होगा वो आपको वोल्टेज मिलेगा. मीन्स यहाँ पे जो इनपुट है वो है आपका VI और आउटपुट भी आपको वोल्टेज मिलेगा V0. तो यहाँ पे अगर आप गेन डिफाइन करना चाहते हैं फॉर इन केस ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर, सो वी कैन डिफाइन वोल्टेज एम्पलीफायर गेन इज एज ए AV इज इक्वल टू V0 बाय VI. और अगर हम यहाँ से देखें तो इसका यूनिट जो होगा वो आपका यूनिटलेस होगा बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है द वोल्टेज यूनिट्स. तो आपका यहाँ पे यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा. सेकेंड वन इज योर करंट एम्पलीफायर. इसमें आपका इनपुट करंट होगा. तो II ले लेते हैं और आउटपुट अभी आपका करंट होगा. यू कैन टेक इट एज ए IO. तो यहाँ पे अगर आप करंट एम्पलीफायर का गेन डिफाइन करना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक AI and this AI would be A0 by I0 by II. एंड यहाँ पे भी आपका जो यूनिट होगा वो यूनिट लेस होगा. यहाँ पे भी आपका यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस. थर्ड वन इज द ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर. तो ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर में जो आपका इनपुट होता है वो आपका एक वोल्टेज होगा. सो इनपुट इज अ वोल्टेज, वी कैन राइट इट एज ए VI एंड आउटपुट जो है आपका करंट होगा. तो ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर का अगर हम गेन डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन इट एज ए GM बिकॉज ट्रांसकंडक्टेंस को GM से हम डिनोट करते हैं. एंड दिस ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर का जो गेन होगा दैट इज़ आउटपुट बाय इनपुट. हमें आउटपुट में करंट मिल रहा है दैट इज़ I0, इनपुट में वोल्टेज मिल रहा है मतलब I0. और यहाँ पे अगर आप यूनिट देखना चाहें तो यूनिट जो है यहाँ पे आपको करंट बाय वोल्टेज है तो एम्पियर पर वोल्ट, और वी कैन राइट इट एज ए ओम इनवर्स. दिस इज ओम इनवर्स. एंड ट्रांस रेजिस्टेंस में आपका इनपुट जो है विल गेट हियर II, करंट आपको मिलेगा और आउटपुट जो है वो वोल्टेज होगा. एंड वी कैन डिफाइन द gain of the trans resistance amplifier as a Rn and this is V0 by II. तो V0 by II जो है वो क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है. तो इसका यूनिट जो हो जाएगा दैट विल गिव ए ओम. अब हम वन बाय वन सारे एम्पलीफायर को हम डिटेल में उसके सर्किट एनालिसिस पे जाते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर वोल्टेज एम्पलीफायर. सो तो वोल्टेज एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ. तो
We will do the two-port analysis here. So this is the input resistance, and the voltage drop this input resistance is Vi. क्योंकि हम वोल्टेज एम्पलीफायर बना रहे हैं तो हमें इनपुट में हमें एक वोल्टेज चाहिए, दैट इज़ द Vi, एंड वी हैव a voltage controlled voltage source, that is AV-Vi at the output port. And we have a output resistance in series with this voltage controlled voltage source. So the voltage drop across it is V0. So this is the block diagram of the voltage amplifier. यहाँ पे इनपुट आपका वोल्टेज है, दैट इज़ Vi, दैट इज़ ड्रॉप अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस, एंड दिस इज़ द V0 what we are getting at the output, and this is a voltage control voltage source जो कि डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट वोल्टेज पे. अब हम इसको फर्दर एनालाइज करेंगे एंड वी विल see what is the condition for the ideal voltage amplifier. तो हम इसमें एक सोर्स वोल्टेज लगाएंगे, बिकॉज अगर हम इसमें अगर कोई सोर्स वोल्टेज लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिलेगा, एंड आउटपुट साइड में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे. तो हम यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज लगाते हैं Vs, जो कि आपको इसके वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा आपको Vi, एंड बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स वी हैव सम रेजिस्टेंस of this voltage source is generated by Rs, and at the output side we have a load resistance. अब हमें आइडियल कंडीशन निकालना है कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशन फॉर द वोल्टेज एम्पलीफायर. तो जैसा कि हम लोगों ने इस वोल्टेज एम्पलीफायर में, जो कि ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया है, इसमें एक्सटर्नल हमने कौन से कंपोनेंट लगाए हैं. एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, सोर्स रेजिस्टेंस लगाया है, और लोड रेजिस्टेंस लगाया है. तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स तो आपका वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, अदर कंपोनेंट इज द सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस. तो अगर किसी वोल्टेज एम्पलीफायर को आइडियल होना है तो इसमें जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाया है वो उसका जो गेन है उस वोल्टेज एम्पलीफायर का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दैट एक्सटर्नल कंपोनेंट से. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका वोल्टेज एम्पलीफायर है विल बी ए आइडियल वन इफ़ द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, जो कि हमारा वोल्टेज गेन है, एंड वोल्टेज एम्पलीफायर में वी आर गेटिंग द AV ओनली. सो दिस AV, द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर AV बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, आपका AV क्या है, आउटपुट और इनपुट का गेन दिखा रहे हैं, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, दैट इज़ द लोड रेजिस्टेंस, एंड सोर्स रेजिस्टेंस. मतलब जो आपका AV है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस. सो वी कैन राइट इट हियर. A voltage amplifier is said to be an ideal when the proportionality factor AV between the output and input voltage is independent of load resistance and source resistance. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम एज ए फंक्शन लिखना चाहें कि AV should not be a function of RS and RL. So we can write it here. AV should not be a function of RS and RL. फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करना चाहें तो इनपुट वोल्टेज
को हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आर आई बाई आर आई प्लस आर एस इंटू वी एस. So we can write it here. Ri is Vi is equal to Vi is equal to Ri plus Rs into Vs. एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वोल्टेज जो हम यहाँ पे सोर्स वोल्टेज लगा रहे हैं वो सारा वोल्टेज यहाँ पे आइडियली हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, कोई लॉस हमको ना मिले, मतलब द वैल्यू ऑफ आर एस शुड बी नेग्लिजिबल और इन आइडियल कंडीशन वी कैन से दैट आर एस इज ज़ीरो. तो हमें अगर ये आर एस ज़ीरो होगा तो हमें जो यहाँ पे वी आई मिल रहा है दैट इज़ इक्वल टू वी एस. तो आइडियली अगर हम देखें यहाँ तो व्हाट वी वांट हियर, आइडियली वी आई इज इक्वल टू वी एस. अब वी आई इज इक्वल टू वी एस कब मिलेगा, जब आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. जब आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आर आई बाई आर आई कट जाएगा. तो हियर आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो और बट आर एस वुड बी ए ज़ीरो इन एन आइडियल कंडीशन. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इन प्रैक्टिकली आर आई का वैल्यू जो है अगर हम आर एस से काफ़ी बड़ा रखें तो इट विल बी ए नेगलेक्ट, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं आर आई के रिस्पेक्ट में. सो हियर द कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफर वोल्टेज ट्रांसफर इज आर आई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट जो है आर एस प्लस आर आई वुड बी इक्वल टू आर आई. तो इन दिस सिनेरियो what would happen, Vi is equal to Vs. तो Vi is equal to Vs. तो इनपुट साइड में आपका एक कंडीशन निकल गया दैट Ri should be very very greater than Rs. In the same manner we will get the condition for at the output port. So at the output we will write the voltage relation at the output. V नॉट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ देखें तो V नॉट इज इक्वल टू आर एल बाई आर नॉट प्लस आर एल इंटू ए वी वी आई. वी कैन राइट V नॉट इज इक्वल टू ए वी वी आई आर एल बाई आर एल प्लस आर नॉट. तो इफ़ दिस इज़ अ वोल्टेज आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर. तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में ए वी का वैल्यू आना चाहिए वी नॉट बाई वी आई. तो ए वी का वैल्यू विल गेट द वी नॉट बाई वी आई व्हेन दिस आर एल बाई आर एल प्लस आर नॉट टर्म जो है वो मतलब कैंसिल आउट हो जाए. तो हाउ विल वी गेट दिस ए वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई. तो यहाँ पे अगर आर एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मीन्स अगर आर नॉट जो है आर नॉट का वैल्यू अगर आइडियली ज़ीरो होता है, आइडियली तो क्या हो जाएगा, आर नॉट विल बी ज़ीरो देन आर एल विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट द ए वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई. दैट इज़ द कंडीशन फॉर द आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर. बट इन प्रैक्टिकल कैसे हम एक वोल्टेज एम्पलीफायर को आइडियल बनाएंगे, तो आर एल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट सो डैट हम इस आर नॉट को नेगलेक्ट कर सके विथ रिस्पेक्ट टू आर एल. तो प्रैक्टिकली जो है आपका आर एल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट प्रैक्टिकली.
So what we will get it here, RL plus R naught is nearly equal to R naught. Then this resistance term will be nullify, and we will get V naught is equal to AVBI and AB is equal to V naught by VI. So this is the condition for the ideal voltage amplifier. We have got one condition at input side, that is Ri should be very greater than Rs, and at the output side RL should be greater than very greater than R naught. So यहाँ पे अगर हम लिखें, then Ri should be high, Ri should be high and Rs low, and R naught at the output, this should be low, and RL should be high. This is the condition for the ideal voltage amplifier. So the same thing we can write it here, RL is very greater than R naught, and here Ri is very greater than Rs. Is the condition for ideal voltage amplifier. So the next amplifier is the current amplifier. In current amplifier we have current at the output and current in the input side. तो हम यहाँ पे जो हमने वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगाया था, इन करंट एम्पलीफायर वी विल यूज़ करंट कंट्रोल करंट सोर्स, बिकॉज इनपुट साइड में भी आपका करंट है एंड आउटपुट साइड में भी है करंट, एंड वी वांट द गेन ऑफ current. So we will draw the current amplifier circuit diagram. तो हम जैसा कि वोल्टेज एम्पलीफायर में वो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो करंट एम्पलीफायर में आप एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज़ अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, that is AI, and it should be a function of input current. and जैसे कि करंट एम्पलीफायर है, हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है, तो आपका रेजिस्टेंस जो R नॉट होगा वो विल कम इन पैरेलल R नॉट, and at the output side there will be a input resistance, and the current is flowing through it is II. So this is a current amplifier block diagram. अब further analysis के लिए we will use here a voltage source and at the load resistance. तो load resistance will come in parallel with the output resistance. So यहाँ पे हम बना देते हैं RL, and current flowing through it is IL. This is a current controlled current source, and we are using a voltage source. तो जैसा कि हम करंट एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके वी विल यूज़ हियर. तो यहाँ पे करंट सोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे इन प्लेस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन केस ऑफ करंट एम्पलीफायर. सो दिस इज़ IS. अब किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो सोर्स रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में आ जाता है. तो दिस सोर्स रेजिस्टेंस कम इन पैरेलल विथ इनपुट रेजिस्टेंस. सो दिस इज RS, and this is the voltage drop. We can draw VI.
सो आइडियलिटी कंडीशन वी कैन ऑल्सो फाइंड इट हियर। तो यहाँ पे जो अगर एक करंट एम्पलीफायर को आइडियल होना है तो जो आपका AI है, दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर AI शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सेम कंडीशन जो कि हमने वोल्टेज एम्पलीफायर में लगाया था, क्योंकि RS एंड RL आर द इंडिपेंडेंट मीन्स एक्सटर्नल कंपोनेंट है। तो जो AI जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए द वैल्यू ऑफ RS एंड RL। तो we can say here the current amplifier is said to be a ideal current amplifier, ideal if the proportionality factor AI is independent of load resistance and source resistance. So we can write it here. A current amplifier is said to be an ideal that when proportionality factor should be independent of load resistance and source resistance। तो हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं फर्दर। तो जैसे कि अभी हमने लिखा कि करंट रेजिस्टेंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ तो लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट इट हियर AI should not be a function of RS and RL. So at the input side we can write here at the input हम करंट इक्वेशन लिखेंगे। तो AI II क्या होगा, II शुड बी इक्वल टू RS बाई RI प्लस RS इंटू IS। और कंडीशन आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो ये IS है वो सारा करंट जो है वो फ्लो कर जाना चाहिए रेजिस्टेंस RI के थ्रू, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम करंट गेन फॉर दिस पर्टिकुलर करंट एम्पलीफायर इन आइडियल कंडीशन। तो इस मीन्स इसका मतलब है कि जो सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ से फ्लो कर रहा है, सोर्स करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, वो सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू मिनिमम या नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो और मैक्सिमम करंट जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस की तरह थ्रू फ्लो कर जाना चाहिए at the input side। So this is the condition for the ideal current amplifier at the input। So we can here write that II is equal to IS RS RI plus RS and यहाँ सेम यहाँ पे RI should be very greater than 0 मीन्स आइडियली शुड बी ज़ीरो एंड और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो RS शुड बी वेरी ग्रेटर देन RI। तो वी कैन राइट इट हियर अगर RS प्लस RI को RS हो जाए तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट द II इज इक्वल टू RS। तो व्हेन वी विल गेट RS प्लस RI इज इक्वल टू RS if RI is very less than RS, so what we will get here II is equal to IS and at the same हम आउटपुट में भी करंट इक्वेशन लिखेंगे। सो एट द आउटपुट the current output is equal to, so we can write here the current output is equal to I0 is equal to IL and this IL is equal to R0 by RL plus R0 into AI II। So we can write it here I0 is equal to IL is equal to AI I R0
R naught plus RL, and here R naught plus RL. अगर हम R naught कर दें तो ये condition when we will achieve when R naught is very greater than RL. So we will get it here, IL is equal to AI IL. So what we have got the condition here for the current amplifier, that Ri should be less than very less than Rs at the input, and at the output R naught should be very greater than RL. So we can write it here. At the input Rs should be very greater than Ri, and R naught is very greater than RL. Next amplifier is the transconductance amplifier. So in transconductance amplifier we have voltage at the input port and current at the output port. तो जिधर करंट जिस पोर्ट पे करंट है we will draw Norton's equivalent circuit, and जिस पोर्ट पे आपका वोल्टेज है उस we will draw the Thevenin's equivalent. तो आउटपुट में हम because of the current at the output, so we will draw the network equivalent at the output. So network current equivalent, this is a current source, and this current source will be a, because at the input we have voltage, so this current source will be a voltage controlled current source. So here the proportionality factor is Gm, input is Vi, and R naught would be in parallel with this voltage controlled current source, and at the input side we will draw the Thevenin's equivalent because the input is here, a voltage. So this is Vi. So this is called a transconductance resistance, and this is a voltage controlled current source. अब in the same manner, जैसा कि हमने दो एम्पलीफायर को डिराइव किया है, मतलब इवेलुएट किया है, तो विल connect a source voltage and output load resistance. So this is Rs, this is source resistance, and this is voltage source Vs, and load is connected at the output. This is VL, RL, and I naught is flowing through this, or we can say this is IL, Vs, Gm, and हम एक ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर को आइडियल कब कहेंगे? व्हेन दिस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर Gm शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस and source resistance. So we can write here the transconductance amplifier is said to be an ideal when proportionality factor Gm should be independent of load resistance and source resistance. Further we can do the mathematical analysis. तो अगर हम आउटपुट में इसका एनालिसिस करें तो at the output what we want here, Gm is equal to
IL by Vs, or we can write it here. And we can write IL is equal to, so in this circuit we can see this IL, for the ideal condition this IL should be this current voltage control current source, that is GMVI. so this should be ideally आपका जो होना चाहिए, that is GMVI or that is Vs की in case of the ideal condition Vs should be Vi, and then we will get Gm is equal to, means this term will cancel out. So we can write it here at the output in IL in terms of this voltage controlled voltage source and these resistance. So we can write IL is equal to GMVI into R0 by R0 plus RL. So GM IL is equal to GM VI R0 plus RL. So if this equation is independent of resistance, then what we can do here, R0 plus RL should be equal to, nearly equal, approximately equal to R0, so that the numerator and denominator resistance should be cancelled out. When we will achieve it, when RL should be very less than R0. In this condition we will get IL is equal to, approximately equal to GM VI. In the same will apply at the input side. We can write the input voltage in terms of the source resistance and input resistance here. So input resistance is equal to input resistance input voltage VI is equal to Vs Ri by Rs plus Ri. So this Vi should, in ideal case Vi should be equal to Vs. When will it happen? When Rs should be very less than Ri in practical condition. So we will get here Vi is equal to Vs. So we got the condition for the ideal transconductance amplifier. At the input side Rs should be very less than Ri, and at the output RL should be very less than R0. So we can write here, at the input Ri should be very greater than Rs, and RL should be very less than R0. The next amplifier is the trans resistance amplifier. So in trans resistance amplifier we have voltage at the output port and current at the input port. So at the output port we will draw the Thevenin's equivalent circuit, and the input side we will draw the Norton's equivalent circuit. So in case of the trans resistance we have voltage at the output, so we can draw the Thevenin's equivalent.
So this is R naught, and we have here dependent voltage source, and this dependent voltage source is current controlled voltage source. This is the proportional factor is denoted by Rm, and input is here I, and at the output we have input resistance Ri, and current flowing through it is Ia. So this is a transconductance amplifier. So for the analysis of this transconductance amplifier, we will use one source voltage at the input, and load resistance we will apply here, connect the load resistance at the output. So this is the load resistance at the output at the Thevenin equivalent, and at the input side this is Norton's equivalent. So we will connect here a current source, independent current source, in parallel with source resistance Rs. So this is a source resistance Rs. This is Ri, Is, Rs, and this is V naught. सो द सेम यहाँ अगर हमको इस ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर को आइडियल बनाना है, सो द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर दैट इज द गेन of this amplifier, that is Rm, should be independent of source resistance and load resistance. So we can write it here. The source trans resistance is said to be an ideal when the proportionality factor Rm should be independent of load resistance and source resistance. Further we can do the mathematical analysis here. So at the input side we can write, at the input we can write II is equal to source resistance by Ri plus Rs into Is. So for ideal condition II should be Is. So when will it happen? When this resistance should be, this resistance term should be 1 unity. So this Ri plus Rs should be equal to Rs. So Rs plus Ri should be equal to Rs. And when will it happen? When Ri should be less than, very less than Rs. So here we can conclude that Rs should be very greater than Ri. So we will get it here at the input, II is equal to Is. तो in the same manner हम आउटपुट पोर्ट पे at output हम वोल्टेज इक्विवेलेंट लिखेंगे, बिकॉज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज देयर. सो V नॉट इज इक्वल टू, तो हम देख लें, V नॉट इज इक्वल टू RL इंटू RM RI बाई R नॉट प्लस RL. So we can write here Rm II RL by R naught plus RL. So ये टर्म आउटपुट वोल्टेज जो है वो should be independent of this resistance when this R naught plus RL इक्वल हो जाए.
व्हेन विल इट बी इक्वल, व्हेन आर नॉट का वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो, यानी था आर एल का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो कंपेयर टू आर नॉट. So we can write it here, R naught is very less than RL. So we have got the relation condition for the ideal trans resistance amplifier, that is at the input RS should be very greater than RI, and at the output RL should be very greater than R naught. So we can write here RI should be very greater than RS, and R naught should be very less than RL. तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फीडबैक टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ द मिक्सिंग, व्हाट इज़ द सैम्पलिंग इन द फीडबैक एम्पलीफायर, उसको स्टडी करेंगे. थैंक यू.